चलो बच्चों, अदर लॉ के अंदर 3 एक्ट हैं। पहला है जीसीए जनरल क्लॉजेज एक्ट, दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और तीसरा है फीमा। तीनों का कवरेज अगर देखें तो 10 मार्क्स का है ही एग्जामिनेशन में, उससे कम का आता नहीं है। और अब बात है कि उसमें मार्क्स कैसे लाया जाए। कंपनी लॉ में मार्क्स लाना आसान है। रीजन प्रोविजन अगर आपको आता है तो आप कहानी भी बना सकते हैं। अदर लॉ में कहानी नहीं बनेगी आपसे। अदर लॉ के अंदर कहानी बनने वाली नहीं है, क्योंकि अदर लॉ के अंदर जो बातें हैं वो आपको स्पेसिफिक है, मतलब वो आपको याद ही करना पड़ेगा वाली बात है। वो कहानी से नहीं चलेगा, वो कहानी से नहीं चल पाता है। अगर आप अपना जीसीए का नोट्स देखें, अगर आप जीसीए का नोट्स देखेंगे, टेलीग्राम क्यों नहीं खुल रहा? किधर? हाँ तो उसमें ऑन करके निकाल। इसमें क्या चला गया? जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन का है और सेकेंड है स्पेसिफिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस, जिसके अंदर सेक्शंस थे। सेक्शन आपका जो है शुरू होगा 5 से और वो खत्म होगा जाके 30 पे, मिसलेनियस पे। तो 2 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के अंदर डेफिनेशंस याद करने हैं। डेफिनेशंस अगर मिला जुला के हम लोग बोले तो दिए हुए तो 28 है, लेकिन 10 ही डेफिनेशन ऐसे हैं जिनको याद करने में आपको लगेगा कि हाँ ये डेफिनेशन है। बाकी तो ईयर का मतलब, मंथ का मतलब, सेक्शन का मतलब, सब सेक्शन का मतलब, शेड्यूल का मतलब, एज पर रिकॉर्ड, यही बोला गया कि जो बोला गया वही है। जैसे आपको ऑडिट में एक चैप्टर पढ़ना होता है कारो, ऑडिट में एक चैप्टर होता है आपका कारो। कारो का जब हम लोग देखते हैं क्लॉजेज या रिपोर्टिंग, तो उसके अंदर में 21 क्लॉजेज हैं। शुरुआत के क्लॉजेज जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भाई कारो कितना डिफिकल्ट है, लेकिन 9-10 क्लॉजेज पढ़ने के बाद आपको लगता है कि अच्छा अब तो कुछ नहीं बचा। सेम चीज यहां है। अगर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन की बात करें तो 8-9 डेफिनेशन तक आपको लगेगा कि अच्छा ये कैसे होगा याद। उसके बाद डेफिनेशंस बहुत आसान हैं। और पूरे याद करने का बात अगर हम लोग करें कि कितने डेफिनेशंस ऐसे हैं जो हमें याद करना है या जो हमें तकलीफ दे सकता है, तो आंसर है कि 9 से 10 ऐसे डेफिनेशन हैं। लेकिन उस 9 डेफिनेशंस में कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। अगर कीवर्ड्स हैं तो हम इस डेफिनेशन में इन चीजों को, यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा ओवर रूल करते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि मीन्स लिखा है कि इंक्लूड्स लिखा है, ये बात न ध्यान देते हुए जो उसका मेन कंटेंट है अगर उसको हम बोल दें तो भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वो जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं हर डेफिनेशंस में, वो आपको याद करना पड़ेगा। और वो याद करने के लिए सबसे पहले याद करना इसको डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि समझ में ही नहीं आता है बच्चे को कि है क्या ये एक्ट। अगर आपको वो चीज समझ में आए कि ये लिखा है या इसके अंदर ये बोला गया है तो याद भी हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी हमें। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में कुछ बातें पहले इन्होंने एक जनरल बात बताई है, उसकी कुछ हिस्ट्री की बात हुई है और उसके बाद आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कॉमन डेफिनेशन का और दूसरा पार्ट है रूल्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन का। इसमें जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं अभी हम लोग वो सब पढ़ेंगे और याद करेंगे। और आपका घर में काम क्या होगा
कि आपको आज से लेके मान लो आज और एक क्लास और लगेगा हमें, तो इन 2 क्लासेस में आपको क्या करना होगा कि 3-4 दिन का समय पूरा जनरल क्लॉजेस को दे दीजिए, लेकिन पूरा जनरल क्लॉज याद करके और लिखिए, उसके क्वेश्चन देखिए, जिस तरीके का ICA ने पूछा वो बनाइए, और 4 दिन का समय GCA को दीजिए, 10 मार्क्स दिलाता है GCA। तो पहला जो हिस्टोरिकल पार्ट है अगर उसकी बात करें तो एक एक करके चलते हैं हम लोग GCA के अंदर। पहला, it was enacted and comes into force on 11th March 1897। इसका इनैक्टमेंट डेट मतलब जिस दिन एक्ट बना और जिस दिन फोर्स में आया दोनों एक ही हैं, 11th मार्च 1897, दोनों एक ही, इनैक्टमेंट डेट भी और कमेंसमेंट डेट भी। आप पढ़ेंगे कमेंसमेंट में कि या तो कमेंसमेंट का डेट सेक्शन में मेंशन होता है, जनरली सेक्शन 1 में लिखा होता है कि किस दिन एक्ट कमेंस होगा, दूसरा नहीं तो फिर जिस दिन गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे ऑफिशियल गैजेट में उस दिन फोर्स में आता है। ना तो मान लो सेक्शन 1 में दिया गया है और ना ही नोटिफाई किया गया है, तो इनैक्टमेंट डेट इज इक्वल टू कमेंसमेंट डेट माना जाता है, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट का साइन हुआ उसी डेट को कम्स इनटू फोर्स मान लिया जाता है। जैसे कि GCA का देखिए, इसका इनैक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट दोनों एक ही है, 11 मार्च 1897 को। अगर आपको कंपनीज एक्ट याद हो तो कंपनीज एक्ट का इनैक्टमेंट डेट प्रेसिडेंट साहब का साइन हुआ था 29 अगस्त 2013 को, जबकि कम्स इनटू फोर्स है वो 30 अगस्त को। उसका सेक्शन 1 और ऑफिशियल गैजेट में भी मेंशन किया गया कि सेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 30 अगस्त, तो उसका इनैक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट अलग अलग हो गया। इनका इनैक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट दोनों एक ही है, दोनों क्या है बोलो, 11 मार्च 1897। और ये जो GCA है वो GCA को 2 पुराने जनरल क्लॉजेस एक्ट को कंसोलिडेट करके और उनको अमेंड करके बना है। वो कौन से एक्ट थे, तो एक है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 और दूसरा है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887। यानी 2 जनरल क्लॉजेस एक्ट को कंसोलिडेट और अमेंड करके ये एक्ट बना है। मुखल के बोलो 2 एक्ट पुराने कौन से थे जो कंसोलिडेट हुए हैं, 1868 एंड 1887। जनरल क्लॉजेस को लॉज ऑफ ऑल लॉ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि सारे लॉ का लॉ है। बोले क्यों, क्योंकि जितने सेंट्रल एक्ट हैं उनमें जो ये डेफिनेशंस हैं वो सब कॉमन है। आप कोई भी सेंट्रल एक्ट उठा लो, वहां अगर ईयर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है ईयर के आगे, तो उसको हम कैलेंडर ईयर ही मानते हैं। अब ये डेफिनेशन सारे सेंट्रल एक्ट में ईयर का सेम है, मंथ का सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेम है, गवर्नमेंट का सेम है, सेंट्रल लॉ का सेम है, कमेंसमेंट का सेम है, इनैक्टमेंट का सेम है, एफिडेविट का सेम है, डॉक्यूमेंट का सेम है, एक्ट का सेम है। देखो उसे क्या हुआ, उसे लॉ का लैंग्वेज शॉर्टेन हो गया, बार बार रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी हो गई। आप एक जगह पढ़ो और आपको पता है कि यही हर जगह एप्लीकेबल होने वाला है, तो यूनिफॉर्मिटी हो गई, एक जैसी बात हो गई है। जैसे आपको तो लेबर लॉ नहीं पढ़ना पड़ा है, लेकिन लेबर लॉ में क्या है कि जैसे फैक्ट्री एक्ट में चाइल्ड का डेफिनेशन कुछ और है, वेजेज में कुछ और है, मिनिमम वेजेज में कुछ और है, एडोलेसेंट का डेफिनेशन। अब देखो एक बच्चा जो कि लेबर लॉ पढ़ रहा है वो हर एक्ट में अगर अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेगा एक ही वर्ड के, तो उसको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी हो नहीं रही है, कहीं 15 साल दिया हुआ है चाइल्ड का, कहीं 14 साल दिया हुआ है, तो इस तरीके से दिक्कत होती है। तो इसलिए ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है इसका मेन मकसद है कि जितने सेंट्रल एक्ट हैं उनमें जो कॉमन डेफिनेशंस हैं उन कॉमन डेफिनेशंस को एक जगह इकट्ठे करके और हम उसको डिफाइन कर दें, जिससे कि ना लॉ का लैंग्वेज शॉर्टेन हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए और बार बार रिपीटेशन भी ना हो। इसलिए इसको लॉज ऑफ ऑल लॉ भी बोलते हैं। GCA का कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई जो आपका GST एप्लीकेबल होता है टेरिटोरियल इंडियन टेरिटरी प्लस 200 नॉटिकल माइल्स, आपका हमारा कंपनीज एक्ट या बाकी लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल होते हैं इंडियन टेरिटरी प्लस 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज द टेरिटरी।
उसमें आपने टेरिटरी में बांध दिया कि यहां इतने तक एक्ट एप्लीकेबल होता है। यहां बोल रहा है कि कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। जिस सेंट्रल लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए आप जनरल क्लॉजेस एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, जिस सेंट्रल एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए आप जनरल क्लॉजेस को लगा रहे हैं या एप्लीकेबल कर रहे हैं, वो जहां तक एक्सटेंट है ये भी वहीं तक चला जाता है। इसका अपना कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। जहां जहां सेंट्रल एक्ट लगेगा वहां वहां जनरल क्लॉजेस लगेगा। ठीक है। जनरल वर्ड्स, this law is applicable everywhere where central act is applicable. General words used in all act are defined here. जितने भी जनरल वर्ड्स हैं सारे सेंट्रल एक्ट के, उनको यहाँ पे कॉमनली डिफाइन कर दिया गया है, जिससे कि आपको बार बार हर एक्ट के अंदर वो डेफिनेशन न पढ़ना पड़े। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे देशों में इसको इंटरप्रिटेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के नाम से ही इंडिया में जानेंगे, जबकि सेम एक्ट को, जनरल क्लॉजेज एक्ट को विदेश में बहुत सारे देशों में इंटरप्रिटेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव में आए। 3 ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव आपको समझाया कि क्या पर्पस क्या है जनरल क्लॉजेज एक्ट को लेके आने का। व्हाट इज द पर्पस, कि जनरल क्लॉजेज एक्ट को लेके आने का पर्पस क्या है। पहला, ये शॉर्टेन करता है लैंग्वेज, सेंट्रल एक्ट के लैंग्वेज को शॉर्टेन करता है। यूनिफॉर्मिटी, अगर हर जगह डेफिनेशन एक ही है तो यूनिफॉर्म हो गया। ईयर का मतलब सारे एक्ट में सेम है, मंथ का मतलब सेम है, डॉक्यूमेंट का मतलब सेम है, तो एक यूनिफॉर्मिटी आई, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं बार बार रिपीटेशन नहीं है। टू अवॉइड सुपरफ्लुइडिटी ऑफ लैंग्वेज, बार बार आपको बार बार अलग अलग लैंग्वेज आने से कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका प्रीएम्बल बोलता है कि ये जो है एक्सप्रेस करता है एसओपी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और पर्पस बताता है। जहां कहीं भी एम्बिग्यूटी हो रही हो किसी प्रोविजन को समझने में, वहां पे जो है हम इस कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट की मदद लेते हैं। ये ओवरराइड नहीं करता, किसी भी एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करेगा। यहाँ पे 2-3 प्रश्न हैं। पहला, क्या स्टेट एक्ट को भी इंटरप्रेट करने के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट मदद करेगा? नहीं, ये जनरल क्लॉजेज एक्ट केवल सेंट्रल एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग। स्टेट के लिए उनका अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट होता है। दूसरा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को भी, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करना है तो जनरल क्लॉजेज लगेगा क्या? आंसर इज यस। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, इस एक्ट को भी इंटरप्रेट करने के लिए इसके डेफिनेशन का यूज किया जाता है। तो आप यहां पे एक बात लिखिएगा, क्या कि इट डज नॉट अप्लाई टू ए स्टेट एक्ट। इट डज नॉट अप्लाई टू ए स्टेट एक्ट। जिनके पास भी ये नोट्स नहीं है जीसीए का, आपके ग्रुप में मैंने भेजा है, इसको वहां से प्रिंट आउट निकलवाइए। जिनके पास नहीं है मेरा नोट्स, उसको उनको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा जीसीए को याद करने के लिए। उसका प्रिंट आउट निकलवाइए कॉपी, और उसको याद करना पड़ेगा आपको। Whenever there is the ambiguity, ये सब हो गया। एक चीज लिखना क्या था कि जीसीए डज नॉट अप्लाई टू स्टेट लॉज, और आर्टिकल 367 बोलता है जीसीए कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए भी जीसीए का प्रयोग किया जाता है। जीसीए स्टेट एक्ट को इंटरप्रेट करने में यूज नहीं होगा, जीसीए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में यूज होगा। ये एक बेसिक बात थी जनरल क्लॉजेज एक्ट की। ये करने के बाद आप आते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्रेमवर्क, कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या पढ़ना है। तो इसको 2 पार्ट में डिफाइन करेंगे, डिवाइड। पहला कॉमन डेफिनेशंस होंगे और दूसरा रूल्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन। 28 डेफिनेशन दिए हुए हैं, 28 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। 10 ऐसे डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करने हैं या जिनको याद करने में तकलीफ हो सकती है, बाकी तो एक लाइन वाले डेफिनेशन हैं। तो सबसे पहले इस बात की जरूरत आपको पड़ेगी बार बार जीसीए में, तो इस बात को पहले समझिए कि इंडिया क्या।
इंडिया को और इंडिया के पार्ट को समझना होगा। इन डेफिनेशन में ये सब वर्ड यूज करेंगे, और अगर आप इंडिया ही नहीं जानते हैं कि जीसीए के अनुसार इंडिया क्या होता है, तो डेफिनेशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है याद कर पाना जीसीए का। इंडिया को 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट, आप बोर्ड पे देखते रहिए, आप बोर्ड पे देखते रहिए, अभी केवल समझिए, अभी समझने वाला बात चल रहा है। जब बातों को हम समझ लेंगे तो याद करने वाला बात चलेगा। पहले बातों को थोड़ा सा समझिएगा। पहला, जब तक हम आजाद नहीं हुए, कब तक आजाद नहीं हुए हम? 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, जब तक हम आजाद नहीं हुए तब तक के भारत को बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते हैं? 1793 में चार्टर्ड एक्ट बना था, और उस चार्टर्ड एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दिया था कि आप जो है वो जाएं, कहीं पे भी जाएं और वहां पे जाके और आप ट्रेडिंग पर्पस से जाएं, इंटर करें किसी भी देश में, ट्रेडिंग बोल के कि हम ट्रेड करने आए हैं। और उसके बाद अपनी आर्मी बुलाएं, उसको बोलते थे एक्सप्लोरेशन, और उसके बाद वहां पे कॉलोनी बसाइए, मतलब वो आते थे ट्रेड करने, उसके बाद वो एक्सप्लोर करते थे, अपनी आर्मी बुलाते थे, और तीसरा होता था कॉलोनाइजेशन। इस तरीके से जो है हम लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी चार्टर्ड एक्ट में 1793 से। तो वहीं से जब वो चार्टर्ड एक्ट बना और इस तरीके का चार्टर्ड कंपनियां बनी और जिनका मकसद इस तरीके से किसी विदेश में जाना होता था, वहां से हम लोग देख रहे हैं कि वहां से लेके जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहां से लेके जब तक हम आजाद नहीं हुए, 14 अगस्त 1947 के भारत को बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते हैं? और उस समय हमारे लिए जो रूल बनाते थे, नियम बनाते थे, उनको बोलते हैं जीजीसी। क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब ये वर्ड तुमको दिखेगा जीजीसी, तो अगर तुम जानते ही नहीं हो कि गवर्नर जनरल होता क्या है, तो वो तुमको वर्ड याद कैसे होगा कि व्हाट इज जीजीसी? तो ब्रिटिश इंडिया पहला पार्ट, जब तक हम आजाद नहीं हुए तब तक के भारत को बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, और उस समय जो हमारे लिए रूल्स बनाते थे, नियम बनाते थे, उनको बोलते हैं जीजीसी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। दूसरा, जिस दिन हम आजाद हुए, किस दिन? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1947 से लेके जब तक हमारा संविधान नहीं बना, क्या नहीं बना? संविधान किस दिन बना? 26 जनवरी 50 को, तो उसे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 तक के भारत को बोलते हैं डोमिनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? डोमिनियन का मतलब होता है सेमी इंडिपेंडेंट। क्या मतलब होता है? मतलब अंग्रेज तो गए, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम कच्चे हो, अभी तुमको नियम तो आता नहीं है कानून, अभी तक तो इतने साल से हम ही तुम्हारे कानून बना रहे थे, तो तुम कैसे बनाओगे कानून? तो हम यहाँ पे अपना एक जीजीसी छोड़ के जा रहे हैं, एंड दैट जीजीसी वाज लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन वाज द जीजीसी between 15th August to 25th January 1950 he was the GGC of India. गवर्नर जनरल इन काउंसिल कौन था उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब मर गए, उसके बाद इंडिया का पहला जीजीसी अपॉइंट हुए थे सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट इंडियन जीजीसी, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के ही थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये मर गए तो हमारा जो जीजीसी अपॉइंट हुआ, ही वाज डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। जिस दिन संविधान आया फोर्स में 26 जनवरी, उस दिन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उस दिन तो हमारा पार्लियामेंट आ गया, उस दिन तो हमारा प्रेसिडेंट आ गया। तो अब जो लॉ मेकिंग बॉडी हो गए, कब से इंडिपेंडेंट? अब देखो 26 जनवरी 50 से लेके अभी तक के भारत को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट इंडिया। और यहाँ पे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि लॉ मेकिंग बॉडी देखो, तो देखो ब्रिटिश इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी वाज जीजीसी,
उसके बाद जब हम डोमिनियन हुए उस समय भी जीजीसी ही बोलेंगे या डोमिनियन लेजिस्लेचर बोल सकता है? डोमिनियन लेजिस्लेचर, आपको कहीं कहीं ये वर्ड आ सकता है डोमिनियन लेजिस्लेचर। तो जिस समय हम डोमिनियन है उस समय लॉ बनाने का काम था डोमिनियन लेजिस्लेचर का, उसी को हम लोग जीजीसी है। कहीं हो सकता है आपको जीजीसी दिखे, कहीं डोमिनियन लेजिस्लेचर। आप समझ जाएंगे ना कि डोमिनियन ऑफ इंडिया में लॉ बनाने का काम कौन करता है? डोमिनियन लेजिस्लेचर। और तीसरा हम आपसे पूछे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बताओ, अगर सेंट्रल एक्ट बन रहा है तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? तो अगर सेंट्रल एक्ट है तो लॉ मेकिंग बॉडी इज पार्लियामेंट फॉर सेंटर एंड प्रेसिडेंट। कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के का कंसेंट मिलेगा और उसके बाद वो एक्ट बनेगा। तो अगर हम आपसे बोले तो ब्रिटिश इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी को बोलते हैं जीजीसी, डोमिनियन ऑफ इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी को बोलते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर, और इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी इज प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। इतनी बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, और आप इसको ध्यान से देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन वाज जीजीसी बिटवीन 21 जून 48 से लेकर 25 जनवरी 50 तक। उसके बाद नहीं 15 अगस्त 47 से 25 जनवरी 50 तक, और यहां से उसके बाद फिर जो है ये कुछ गलत है क्या? ये होगा ना 15 अगस्त से लेकर 21 जून। क्या लिखता है बच्चा यार? 21 जून 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद यहां से 25 जनवरी तक 15 अगस्त से लेके 20 तक, 20 जून तक ये थे, और 21 जून से लेकर 25 जनवरी तक सी राजगोपाल। क्या देख के लिखने में भी गलती करते हैं? हम सोचते हैं कि बच्चा ठीक ही लिख रहा होगा देख के। तो चलिए यहां से 3 मेन मुद्दा हुआ, कहां से कहां के भारत को क्या बोलते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी का हम नाम जानना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब तक हम आजाद नहीं हुए, मतलब 1793 से लेके, कहां से 1793 से लेके और 14 अगस्त 1947 के समय को क्या बोलते हैं हम लोग? उस समय जो लॉ मेकिंग बॉडी होता था उसको क्या बोलते हैं? जीजीसी। और 15 अगस्त 47 से लेके और 25 जनवरी 50 के टाइम को क्या बोलते हैं? डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन का मतलब होता है सेमी इंडिपेंडेंट। लॉ मेकिंग बॉडी ये था। आपको कहीं कहीं डोमिनियन लेजिस्लेचर का नाम भी दिख सकता है। डोमिनियन लेजिस्लेचर ये था इज इक्वल टू जीजीसी को ही बोलते थे, पर चूंकि ये डोमिनियन टाइप के टाइम में है इसलिए इसको डोमिनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं जीजीसी को। और 26 जनवरी 50 से लेकर अभी तक के भारत को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया। और यहाँ जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। कौन कौन? पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। बात ठीक है? अब इसका यूज होगा हमें। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि बताओ यहां से कहां के भारत को क्या बोलते थे, ये नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन इसका सेंट्रल लॉ वगैरह में, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिनेशन में इनका नाम आएगा। आइए सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशन शुरू हुए। जितने डेफिनेशंस हैं जीसीए के वो किस सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 3। कंपनीज एक्ट के जितने डेफिनेशन है वो सब सेक्शन 2 में थे, वो सारे सेक्शन 2 में थे। यहां सारे डेफिनेशन बोलो तो सेक्शन 3 के अंदर दिए गए हैं। सारे डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर दिए गए हैं। चलो आइए पहला डेफिनेशन शुरू होने जा रहा है। पहला, आपको ये सब सेक्शन नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उनके सब सेक्शन नहीं, तो आप डायरेक्ट सेक्शन 3 लिखेंगे। ठीक है? कंटेंट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आप सारे डेफिनेशन अगर कुछ पूछा तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का रेफरेंस डालते हुए दे सकते हैं। सब सेक्शन याद आपको नहीं रह पाएगा, इसलिए नहीं रह पाएगा तो मत कीजिए, सेक्शन 3 केवल याद रखिए। चलिए पहला डेफिनेशन है एक्ट का।
ये एक्ट है क्राइम, कोई काम क्राइम करना, एक्ट मतलब डूइंग, स्मॉल एक्ट को एक्ट है। एक और एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनैक्टमेंट और स्टैट्यूट, जो पार्लियामेंट में पास होता है, वो भी एक एक्ट होता है, लेकिन वो हमेशा कैपिटल एसीटी होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसको हम एक्ट ना बोल के जीसीए में इनैक्टमेंट या स्टैट्यूट के नाम से जानते हैं। यहां जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज द काम करना, डूइंग, क्राइम को बोलते हैं एक्ट। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ें, हम समझा दें कि क्या 4 वर्ड और क्यों याद करें, तो आपको याद हो जाएगा। पढ़िए एक्ट का डेफिनेशन एक बार, जस्ट रीड, पढ़िए। एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंसेस, दूसरा सिविल रॉन्ग, तीसरा सीरीज ऑफ एक्ट, और चौथा इलीगल ओमिशन। तो मान लो आपको ये सब कुछ याद नहीं है, यूज्ड विथ रेफरेंस टू मींस इंक्लूड, तो आप बोल सकते हैं कि एक्ट इज एन ऑफेंस, एक्ट इज एन ऑफेंस और टॉट, और सिविल रॉन्ग और टॉट, or a series of transaction, and it also include illegal omission। मतलब आपको ना भी याद रहे कि विथ रेफरेंस टू मींस एक्ट है, तो 4 वर्ड अगर हमें याद हो तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं। और आपका एग्जामिनर आपसे ये 4 वर्ड चाह रहा है, उसको मींस इंक्लूड रेफरेंस से मतलब नहीं है। अब समझेंगे 4 वर्ड क्या है। पहला है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है क्रिमिनल रॉन्ग, या आप ऑफेंस का मतलब बोल सकते हैं एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। क्रिमिनल, आप कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो एक्ट के तहत क्या है, पनिशेबल है, आपको सजा मिलनी चाहिए उस चीज के लिए। तो ऑफेंसेस का मतलब होता है एनी एक्ट फोरबिडन या पनिशेबल बाय लॉ। दूसरा सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग को हम बोलते हैं टॉट। तो सिविल रॉन्ग का मतलब होता है इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। आप किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या है कि आप सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, आप टॉट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना इज द टॉट। जैसे आप बहुत सारे ऐसे लाइबल टर्म यूज करते हैं, कुछ लाइबल, लाइबल का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, आर्सन, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाना। तो ये सब वर्ड हम लोग इसी के अंदर यूज करते हैं टॉट के। आप केवल याद रखिए कि या तो ऑफेंस मतलब क्रिमिनल रॉन्ग, या सिविल रॉन्ग मतलब कोई टॉट, मतलब किसी व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना। और केवल यही नहीं, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, केवल एक एक्ट नहीं। जैसे आपको किसी को जान से मारना था, क्या करना था, तो पहले उसको एक कमरे में बंद कर दो, उसके बाद उसको खाना दाना पानी बंद कर दो, और उसके बाद जाकर उसको पीटो। बोले कि अब तो ये इंसान मर ही जाना भाई। पहले तो उसको अंधेरे कमरे में बंद किए, किसी के साथ ऐसा नहीं करना है, मतलब ये सीरीज का एग्जाम्पल है। अभी तो भाई कुछ कुछ चल ही रहा है, अभी तो तुम देखे होगे उधर, अभी तो तुम अभी उस पर लोगों ने रील बना दिया, देखा है तुमने? ये सब कुछ देखा है? ये मुस्कान सौरभ का कुछ स्टोरी देखा है तुमने? हाँ देखे हो ये स्टोरी? हाँ सौरभ मरा है, हाँ अरे मार कैसे लोग हैं यार। तो उसमें उन्होंने इस पर रील बन रहा है, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला कि 5,000 दो, पैसे गिन रहा था वो, 5,000 दो तो एक सूट लेना है। अरे यार तुमको तो रोज रोज यही सूट लेना है, करना। बोला कि कोई नहीं 1,200 दो। तो उसने कहा कि अभी तो 5, अभी 1,200, ये कैसे हुआ? तो बोल रहा कुछ नहीं, एक ड्रम लाना है और का सब लाना है, आ जाएगा ये 1,200 में। अब सोचो ऐसे तो किसी को बोलेगा तो 5,000 देगा, फिर कौन देगा 1,200 भाई? तो क्या बोल रहे हैं कि सीरीज ऑफ एक्ट का मतलब क्या? सीरीज ऑफ, आप एक काम नहीं कर रहे हैं, आप सीरीज भी कर सकते हैं भाई। बोला सीरीज मतलब तुमको किसी को जान से मारना था, तो तुमने क्या किया, उसको एक अंधेरे कमरे में बंद किया, उसको खाना देना बंद कर दिया। तो भाई उसको आप ओमिशन, खाना नहीं दे रहे हैं, तो ये भी तो गुनाह ही हो रहा है। और उसके बाद फिर उसको जाके पीटते हैं कि अब तो कमजोर हो गया, अब तो पीट भी नहीं पाएगा बदले में, तो इसको मार डालते हैं। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट है, ये भी तो क्राइम ही कर रहे हैं। ये इलीगल ओमिशन, जो करना चाहिए वो नहीं करना भी तो गुनाह है।
टैक्स इवेजन कर रहे हैं, आपको टैक्स देना चाहिए लेकिन आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं तो ये भी तो गुनाह है, इलीगल ओमिशन चल रहा है। तो बोल रहे कि अच्छा, यानी 4 चीजें एक्ट में आती हैं। एक्ट का मतलब होता है पहला ऑफेंसेस, एक्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग या टॉर्ट, एक्ट का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट, और एक्ट का मतलब होता है इलीगल ओमिशन। अब देखिए, अब आप अगर ये हर एक्ट में, हर डेफिनेशन में ये वाला टर्म यूज करेंगे कि कहाँ मीन्स है, कहाँ इंक्लूड है, कहाँ रेफरेंस है, तो हो सकता है समस्या हो जाए। इनको छोड़ के अगर हम ऐसे बोले कि एक्ट इज एन ओमिशन or civil wrong and a series of transaction and it also include illegal omission, तो भी नहीं याद हो जाएगा। हाँ, चलो एक बार तुम खुद से बोलो तो, व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट इज एन ऑफेंस, 4 वर्ड बोलना, एक्ट इज एन ऑफेंस, दूसरा सिविल रॉन्ग, तीसरा सीरीज ऑफ एक्ट, और चौथा, तो चारों चीज को मिला के क्या डेफिनेशन याद कर सकते? ठीक है, एक्ट का डेफिनेशन। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन में, एफिडेविट। ये इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट, एफिडेविट 3 डेफिनेशन, टोटल 20 डेफिनेशन तुमको पढ़ने, कितने पढ़ने? 3 डेफिनेशन यही है एफिडेविट। एफिडेविट, ओथ और स्वेयर, तीनों का जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो तीनों का डेफिनेशन एक ही जैसे है। तीनों में 4 वर्ड याद कर रहे हैं। पहला है एफर्मेशन, एफिडेविट मतलब एफर्मेशन या डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। 4 वर्ड याद करेंगे, चारों को मतलब समझ जाते हैं। आप किसी, एफिडेविट का मतलब होता है रिटन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, राइटिंग में कसम खाना जज साहब के सामने किसी कोर्ट में कहलाता है एफिडेविट। ओथ भी कसम खाना है, स्वर भी कसम खाना है, लेकिन वहां आप ओरल में कसम खा रहे हैं, यहाँ रिटन में कसम खा रहे हैं आप एफिडेविट में। कसम तो आप पता नहीं दिन भर में कितना खाते होंगे, लेकिन वो कसम एफिडेविट नहीं है। जो कसम जज साहब के सामने कोर्ट में रिटन में खाया जाए उसको क्या बोलेंगे? एफिडेविट। बाकी ऐसे तो आप दिन भर में भाई कितना भी कसम खा सकते हैं, वो ओथ है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच के सवा कुछ नहीं कहूंगा, गीता मर जाए, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए, लेकिन वो पूरे दिन, अब सब लोग तो भाई गीता पे ही रख के कसम खा रहे हैं, गीता पे कुरान पे तुम कसम खा रहे हो, लेकिन भाई उससे तो कोई मर जी नहीं रहा, तुम ही नहीं मर रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि गीता पे कसम खा ली। जब तुम अबोध बालक थे, छोटे, जो कि अब नहीं हो, तो अब जब तुम अबोध बालक थे बचपन में, तो तुम मान लो किसी से झूठ बोलते थे, जैसे ही वो बोलता था विद्या कसम, गिर जाता था हाथ से विद्या कसम ना। उस समय ना ये कसम बहुत टफ था भाई, विद्या कसम, पूरा विद्या कसम, माँ कसम, मतलब ये कसम बहुत। लेकिन जब तुम दिल्ली जैसे जगह में आओ तो भाई माँ बहन यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तो कुछ भी कसम तो छोड़ दो, यहाँ पे हर आदमी के मुंह पे माँ बहन ही रहता है। तुमने देखा होगा, दिल्ली में नहीं देखा भाई? हम तो बहुत शॉक्ड, जब हम मतलब दिल्ली आए तो मैंने ये देखा कि क्या ये कल्चर क्या है यहाँ का। ये पार्क में छोटे बच्चे वो भी माँ बहन कर रहे हैं, मतलब उठा के पट को सारे जानते हैं नहीं, शरीर में आए हैं माँ बहन करने नालायक। तो लेकिन बचपन में तो हम लोग भाई दूसरा वाला व्यू देखे है ना, यहाँ का तो व्यू ही खरा लगे, छोड़ो हटा। तो एफिडेविट में क्या बोला इसने कि भाई रिटन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, कसम खा रहे हैं, लेकिन कसम कैसे खा रहे हैं? रिटन में कसम। कैसे खा रहे हैं? रिटन में कसम। तो इन राइटिंग, कसम खाना राइटिंग में एफिडेविट कहलाता है। ओथ, स्वेयर, 3 डेफिनेशन हो गए यहीं से, अभी आपको 3 डेफिनेशन हो जाएंगे। एफिडेविट, ओथ और स्वेयर का डेफिनेशन सेम है। अब देखो एफिडेविट के डेफिनेशन में 4 चीजें याद करनी है। पहला एफर्मेशन या डिक्लेरेशन। आप बोल रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा गया कि भाई तुमने देखा है इसको खून करते हुए? हाँ मैंने देखा है। अफर्म किया तुमने, यस बोला, हाँ मैंने देखा है। या तुम आके, तुमको जब यहाँ पे बुलाया गया सबूत के तौर पे, तो तुमने कहा कि हाँ यही है, वो डिक्लेरेशन दे रहे तुम इसके बारे में, हाँ यही है,
मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अब आंख में नहीं दिखता है ठीक से, लेकिन इन्हीं आंखों से देखा है कि यही है जिसने खून किया है। तो यानी कि डेफिनेशन में पहला है एफर्मेशन, दूसरा है डिक्लेरेशन, तीसरा बाय अ पर्सन अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। सारे लोग ऐसे नहीं है लॉ में जो अफर्म डिक्लेयर कर सकते हैं। जो कभी कोर्ट में आए और उनकी गवाही झूठ साबित हो गई थी उनको बोलते हैं परजुरी, और परजुरी पे रोक लगाया गया कि परजुरी लोग जो झूठी गवाही देते हैं उन लोगों को कोर्ट में पेश नहीं होना चाहिए। तो यानी उनको लॉ में डिसअलाउ करके रखा है परजुरी को। आपको उन लोगों को लेके आना होगा जो लॉ में अलाउड हैं, पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म एंड affirm or declare instead of swearing। जो आप किसी के सामने, अपने रिलेटिव के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने फ्रेंड के सामने जो कसम खा रहे हैं दिन भर, वो वाला कसम यहाँ बात नहीं हो रहा है। वो बात यहाँ पे एफिएंट बोलते हैं। एफिएंट बोलते हैं वो व्यक्ति जो कसम खाता है। अगर वो कोर्ट के सामने वो कोर्ट में जज के सामने कसम खा रहा है तभी उसको एफिडेविट बोलेंगे। वो किसी और के सामने कसम खा रहा है तो उसको हम एफिडेविट नहीं बोलेंगे। तो एफिडेविट के डेफिनेशन में मुझे बताइए क्या वर्ड आप यूज करेंगे? एफर्मेशन। इट इज, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एफिडेविट इज अ रिटन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट विच इज affirmation or declaration by a person allowed for affirming or declaring instead of swearing, उसको बोलते हैं एफिडेविट। अगर वो 4 वर्ड याद हो गया तो आप बना लो खुद से डेफिनेशन। आप भूल जाओ कि मीन्स, इंक्लूड, रेफरेंस क्या बोला, सब भूलो और तुम केवल वो वर्ड याद रखो। मीन्स इंक्लूड याद ही रह गया, ये याद नहीं रहा तो फायदा क्या? तो इंस्टेड कि हम वही सब छोड़ दें और कीवर्ड्स को पकड़े और खुद का डेफिनेशन कोट करें उधर जो उनको चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? चलो बताओ, व्हाट इज एफिडेविट? Affirmation, declaration by a person allowed by law for affirming or declaring instead of swearing, उसको क्या बोलेंगे? एफिडेविट। किसी को लग रहा नहीं तुम सब भी याद करो, तुम करो यार, लेकिन तुमको जो याद रहेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जनरल मतलब ये जो एक्ट है जीसीए इंटरप्रिटेशन, ये अगर वो वर्ड नहीं दिखा उसको तो मार्क्स नहीं देगा, बात खत्म। आप कहानी बनाने का इधर फायदा नहीं है। अदर लॉ में कहानी का मार्क्स नहीं है। कहानी का मार्क्स कंपनी लॉ में चल सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। जो भी कहानी, एक आंसर को 10 तरीके से लिखेंगे हम, 10 सही हो जाएगा। यहाँ पे बात ये नहीं है। अगर उसको एफिडेविट के डेफिनेशन में एफर्मेशन, डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन अलाउड बाय लॉ ऑफ अफर्मिंग, डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग नहीं दिखा, वो मार्क्स नहीं देगा। बात से बात ठीक है? तो ये से 2 ही डेफिनेशन थे कि और भी कुछ है? एक्ट हो गया और एफिडेविट हो गया। देखो यहाँ देयर आर 3 वर्ड्स। कितने वर्ड हैं? 3 ऐसे वर्ड हैं जिनके सिमिलर मीनिंग दिखेंगे आपको, एफिडेविट, ओथ और स्वेयर। परजुरी वो लोग हैं जो अलाउड नहीं है क्योंकि ये लॉ के कोर्ट के सामने झूठे साबित हो चुके हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि रिटेन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट के सामने हम कोर्ट में जो कसम खा रहे हैं रिटेन, उसी को बोलते हैं एफी। बी से कोई डेफिनेशन नहीं है। आ जाइए सी। अगर आपको सी का डेफिनेशन समझ में आ गया तो जो मैंने शुरू में आपको डायग्राम बताई वो आपको आया है समझ। देखिए तो सेंट्रल एक्ट को ही सेंट्रल लॉ भी बोलते हैं। देखिए तो सेंट्रल एक्ट का मतलब समझ आया है क्या? सेंट्रल एक्ट या सेंट्रल लॉ? सेंट्रल एक्ट देखो और पूरे डेफिनेशन को एकदम इत्मीनान से पढ़ के देखो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, उससे पहले डोमिनियन लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, और उससे पहले जीजीसी।
यानी ब्रिटिश इंडिया में जीजीसी ने जो नियम हमारे लिए बनाए वो भी सेंट्रल एक्ट है। अब जितने बचपन से सेंट्रल एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये किसका बनाया हुआ है? उन्हीं का बनाया हुआ तो अंग्रेजों का नियम है। ब्रिटिश इंडिया में बने हैं ये सब नियम। ये सब नियम कब बने हैं? ब्रिटिश इंडिया में। तो इनको बनाने वाला कौन? जीजीसी। तो वो सेंट्रल एक्ट है कि नहीं है? है। तो यानी ब्रिटिश इंडिया में जीजीसी ने जो नियम बनाया, डोमिनियन ऑफ इंडिया में डोमिनियन लेजिस्लेचर ने बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम बनाया, या जो पार्लियामेंट हमारे लिए नियम बनाता है, ये वही सब लॉ क्या है? सेंट्रल लॉ। वही सब लॉ क्या है? सेंट्रल लॉ। अब देखिए सेंट्रल एक्ट का डेफिनेशन समझ आ रहा है आपको? फिर से पढ़िए एक बार, तीनों को मन मिला दीजिए कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन है किस समय, वही सेंट्रल एक्ट का डेफिनेशन हो गया। वही सेंट्रल एक्ट का डेफिनेशन हो गया। पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुए सब सेंट्रल एक्ट। पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुए वो सब सेंट्रल एक्ट। डोमिनियन लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो एक्ट डोमिनियन इंडिया के टाइम पास किया होगा वो भी सेंट्रल एक्ट। और उससे पहले ब्रिटिश इंडिया में जीजीसी ने जो लॉ बनाया होगा वो भी क्या है? सेंट्रल एक्ट। तो यही तो बोल रहा है कि सेंट्रल एक्ट वो एक्ट है जो पार्लियामेंट ने, डोमिनियन लेजिस्लेचर ने या जीजीसी ने बनाया है। डोमिनियन लेजिस्लेचर और जीजीसी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बात समझ रहे हैं? तो एक बार बोलिए मुंह खोल के पूरा डेफिनेशन। व्हाट इज सेंट्रल लॉ? ये सेंट्रल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and it shall include act of dominion legislature before commencement of constitution or act made before such commencement by GGC. कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जीजीसी, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले डोमिनियन लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्लियामेंट ने जो नियम बनाया वो सब क्या है? सेंट्रल लॉ। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, अगर तुम वो नहीं समझे रहते ये तुमको जिंदगी में डेफिनेशन याद होगा कि कौन क्या लॉ बना रहा है? वो पार्ट इंडिया में बटा तो आपको पता चला कि कौन लॉ मेकिंग बॉडी था, इसलिए डेफिनेशन क्या हुआ? सेंट्रल एक्ट। क्यों? सबसे महान डेफिनेशन जो आ रहा है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो डेफिनेशन तुमको आ गया तो तुमको बाकी किसी का हर डेफिनेशन याद होगा। देखिए एक बार, चलिए दिखलाते हैं आपको। देखा होगा आपने, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत कितने पार्ट में बटा हुआ था। ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन यहां से है, यह अभी नहीं शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव मींस अ पर्सन अंडर हुज अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पर्सन जिसकी अथॉरिटी में लॉ बनता है। अब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाता था और आफ्टर कमेंसमेंट सीजी कौन कहलाता है? डेफिनेशन यही है, लास्ट में तुमको ये याद होगा। लेकिन इस डेफिनेशन को याद करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भारत को कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा था। भारत के थे 565 प्रोविंशियल स्टेट। भारत 565 रियासत में बटा हुआ था। जब अंग्रेज, थोड़ा सा स्टोरी सुनिए, यहाँ पे थोड़ी स्टोरी है, इस डिवीजन की थोड़ी स्टोरी है। 565 provinces were there at the time when English left या decided to left our country। जिस समय अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि वो भारत छोड़ के जाएंगे और माउंटबेटन को हमारे लिए लॉ बनाने के लिए छोड़ के जाएंगे, उस समय भारत में 565 प्रोविंसेस थे, टोटल रियासतें बटी हुई थी। अब हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम सौंपा गया कि आप कैसे भी यूनाइट कीजिए इनको, क्योंकि अगर इतने टुकड़ों में बटा रह गया भारत तो फिर भारत का मतलब क्या होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम दिया गया कि आपको यूनाइट करना है इंडिया को। उन्होंने विलय पत्र, मर्जर लेटर तैयार करवाया और हर रियासत में भिजवाया और उनसे पूछा कि आपके पास 3 चॉइस है। पहला, भारत में आना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं।
3 ऑप्शन दिया गया विलय पत्र के अंदर। इंडिया में आएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे कि इंडिपेंडेंट बन के रहेंगे। कुछ को प्यार से, कुछ को मार के, कुछ को धमका के, जो जैसे जिसको जो भाषा आती थी उसको उसी भाषा में उन्होंने समझाया। जिनको प्यार की भाषा आती थी उनको प्यार से, जिनको थप्पड़ की भाषा आती थी उनको पीट के, और जिनको डरने की भाषा आती थी उनको डरवा के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 में 562 रियासत को भारत बना दिया। 3 स्टेट अभी भी खड़े थे जिनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एक गुजरात का जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ में उन्होंने कहा, जूनागढ़ गुजरात में है और उनका वो खुद गुजराती थे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बोल रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट। बोले अच्छा इंडिपेंडेंट। लोगों से वो जाके मिलना शुरू किए गुजरात के, और बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा राजा है वो बोल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो भारत नहीं रहेगा। अभी तुमको पता नहीं है भारत में नहीं रहने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो लोगों ने कहा नहीं हम तो चाहते हैं, तुम्हारा राजा नहीं चाहता है। तो बोला कोई नहीं, आप ऐसा करवा लीजिए कि बोलिए कि जनता से पूछते हैं कि जनता क्या चाहती है। तो भाई जनता से पूछा गया तो जनता ने कहा कि हम तो भारत चाहते हैं। तो इस तरीके से जूनागढ़ को भी मिला दिया गया भारत में। अब 2 लोग अभी भी अड़े हुए हैं। एक है हैदराबाद का निजाम, वो बोले हम जाएंगे पाकिस्तान। बोले भाई बेटा ठीक है तुम पाकिस्तान जाएगा वो तो समझ में आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि तू अगर हैदराबाद, अगर भारत का आप मैप देखे तो हैदराबाद भाई बीचों बीच दिख रहा है हैदराबाद। बोले कि अच्छा भाई बाकी पूरा भारत चारों तरफ और बीच में पाकिस्तान, तो पूरा भारत का कोई भी राजा कभी भी आके तुमको कूट के जाएगा तो तुमको बचाएगा कौन, पहले तू ये डिसाइड कर। तो उसने कहा कि बात तो ये ठीक बोल रहा है। जैसे अभी अगर हम लोग दुबई जाएं वाया पाकिस्तान तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पड़े, लेकिन पाकिस्तान ने हमें एयरबेस नहीं दिया, इसलिए हमें दुबई जाने के लिए लॉन्ग रूट से जाना पड़ रहा है दुबई। यही अगर हमें पाकिस्तान अपना एयरबेस दे दे तो हम बहुत नियरेस्ट तुरंत पहुंच जाएंगे दुबई। तो इनको समझाया गया कि ठीक है तुम पाकिस्तान हो जाओगे, लेकिन अगर कोई कहीं से आके कभी भी दबोचा तुमको तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो समझ गया निजाम कि ओ भाई बात तो ठीक है। अब एक बचा राजा हरि सिंह, अय्यास राजा था, काम न धंधा, गोल्फ खेलता था उस जमाने में, राजा था महा अय्यास। और एक है हमारे नेहरू जी। हाँ नेहरू जी जो है उनके परम मित्र, नेहरू जी जो है उनके परम मित्र। और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई और नेहरू जी ने रेडियो पे आके कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिन्होंने कहा कि वहां की जो जनता है वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। और ये अनाउंसमेंट से पहले किसी का भी मत नहीं लिया गया था और ये डिसाइड किया कि यही अभी उम्र में छोटा है इसी को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 साल के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए। सबसे बड़े नेता थे, बीमार भी रहते थे, हेल्थ इशू भी थोड़ा था, तो हुआ कि भाई इनको नहीं, चलो नेहरू को। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाना। सब अय्यास मिल गए, उधर हरि सिंह मिल गया, उधर माउंटबेटन मिल गया, इधर नेहरू मिल गया, सब मिलकर सरकार बना रहे थे। तो हुआ क्या कि हैदराबाद को निजाम को समझाया गया कि भाई बाकी अगर 562 लोग इधर उधर से आए तो कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं। निजाम डर गया, बोला नहीं भाई भारत। अब बचे हरि सिंह, वो ऐसे ही अय्यास थे। उनका एक जो आर्मी हेड था वो था राजेंद्र सिंह। उसने उनको समझाया कि भाई आप क्यों ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट भारत ही हो जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला नहीं। उधर पाकिस्तान बन चुका था, पाकिस्तान से 10,000 लोग पैदल ही कश्मीर की ओर आए कि हम लोग कश्मीर को मिला लेंगे अपने में। 10,000 लोग उधर से पूरा अपना आर्मी तार्मी लेके आए। अब इधर राजेंद्र सिंह ने क्या किया कि उरी और इसको जम्मू को मिलाता है एक ब्रिज उन्होंने तोड़वा दिया और 2 दिन का टाइम, उस टाइम में वो दिल्ली आए।
और माउंटबेटन से मिले और बोले कि भाई कैसे भी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि वो लोग आएंगे तो फिर वो हत्या करेंगे, कुकर्म करेंगे और कैसे भी चाहेंगे, उससे तो जनता को ही नुकसान है। और जनता जो है वो मोस्टली मुस्लिम है, अगर जनता से पूछ भी नहीं सकते नहीं तो वो बोल देगा पाकिस्तान, और हम देना नहीं चाहते हैं इसको पाकिस्तान में। मुद्दा तो यही था लड़ाई का। तो अब क्या किया जाए? तो अब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि एक शर्त पे मदद, मतलब हम लोग जो है मदद करेंगे लेकिन आप भारत में आ जाइए। तो नेहरू जी यहाँ आगे आगे बढ़ के बोले कि अरे वो नहीं आना चाहते हैं तो जबरदस्ती क्यों करना है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए। अब भाई तो उन्होंने कहा कि हम कंडीशनली हम इंडिया में आएंगे। जम्मू कश्मीर ही मात्र एक ऐसा स्टेट था जहां उसका अपना झंडा और भारत का झंडा, बाकी पूरे भारत में एक ही झंडा चलता है, तिरंगा। लेकिन आपने अपने होश में भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का अपना झंडा है, और जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की हिंदू से शादी करे तो उसको कुछ सरकारी नौकरी में नहीं, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी से शादी करती थी तो उसको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलता था। मतलब इसी तरीके से उन्होंने लॉ को मोल्ड करके बनाया हुआ था कि वो फेवर पाकिस्तान को कर रहा था। और उसका मेन रीजन था अब भाई कैसे उनको विशेष राज्य दिया जाए। हरि सिंह ने कहा कि भाई हम तो 4 ही महीने काम धंधे कर सकते हैं, 8 महीने तो बर्फ से ढके रहते हैं, तो हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए और इसी कंडीशन पे हम भारत का पार्ट होंगे। तो इसीलिए आर्टिकल 370 ला के कॉन्स्टिट्यूशन में और उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अभी आर्टिकल 370 को अमेंड करके खत्म करके और उन्होंने बोला कि अब कुछ स्पेशल नहीं हो तो भारत और नहीं तो नहीं हो। आपने देखा होगा कि जिस दिन पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को ये किया गया, उस दिन वहां के सब बड़े नेता ये आके बोल रहे थे न्यूज में कि हमें होम अरेस्ट किया गया है और इस तरीके से आर्टिकल 370 को पास किया गया है। सब ये फारूक अब्दुल्ला हो या मैडम क्या है वो क्या नाम है उनका, हाँ वो है, 3-4 लोग आके बड़ा बयान दे रहे थे कि हमें होम अरेस्ट किया गया, हमें होम अरेस्ट किया। शायद तुम इस लायक ही हो कि तुम लोगों को होम अरेस्ट, ये बाद में किया गया, ये तुम लोगों को बहुत पहले किया जाना चाहिए था। और आर्टिकल 370 को तो कंडीशनल उन्होंने दिया। अब देखिए उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, अंग्रेज हमेशा से एक गेम चले हैं। भारत जब था वो भारत में थे तब भी भारत को बांट के रखे थे, जब वो भारत छोड़ के जा रहे थे तो भी भारत को बांट के गए। नेहरू को बोले कि तुमसे अच्छा देश नहीं कोई चला सकता, और मोहम्मद अली जिन्ना को बोले कि प्रधानमंत्री बनने लायक तो तुम हो, नेहरू तो बेकार है। अब दोनों को अब 2 प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, यानी 2 राज्य चाहिए। अब 2 राज्य चाहिए यानी भारत का बंटवारा हुआ। तो ये जो गॉडसे ने मारा नेहरू को, महात्मा गांधी को थोड़ा लेट से मारा, पहले मारना था। और केवल महात्मा गांधी को नहीं मारना था, नेहरू को भी मारना था। ये दोनों नहीं रहता न भारत के टुकड़े। अच्छा बेचारे ये पाकिस्तान लेके भी क्या किए, भूखे तो मर रहे हैं। कम से कम इससे अच्छा भारत का ही पार्ट रहते तो वो भी जिंदा रहते, उनका भी ग्रोथ होता। फालतू का राज्य चाहिए। बांग्लादेश का स्थिति देखो, मर रहे हैं ऐसे ही, तो कम से कम भारत में रहते तो ठीक से तो सब रहते, नालायक। चलो तो अब आइए भारत के 4 टुकड़े कीजिए, कि ये 4 टुकड़े भारत के, आप भी भारत के 4 टुकड़े कीजिए, क्योंकि ये 4 टुकड़े याद रहेंगे तो ही सीजी का डेफिनेशन याद होने वाला है, नहीं तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल ही है। देखिए इधर पहला टुकड़ा पार्ट ए, क्या बोलते हैं पहले टुकड़े को? पार्ट ए। दूसरे टुकड़े को क्या बोलते हैं? देख के बोलते रहिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। भारत के 4 टुकड़े थे। पहले टुकड़े को बोलते हैं गवर्नर्स प्रोविंसेस। क्या बोलते हैं? गवर्नर प्रोविंसेस, जहां की रूल करता था गवर्नर। जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, जो गवर्नर वाली विरासतें थी, वहां पे जो राज्य करते थे उनको बोलते थे हम लोग कौन? गवर्नर, जिनको की अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, असम था, बिहार था, बॉम्बे था, मद्रास है, एमपी था, और बहुत सारे आपके राज्य का नाम लिखा हुआ है। आपको कोई नाम याद नहीं करना, आपको कोई नाम याद नहीं करना, आपको ये समझने के लिए करना है कि पार्ट ए को बोलते थे प्रोविंस, क्या बोलते थे? गवर्नर्स प्रोविंसेस, जहां की रूल कौन करता था? गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था? प्रेसिडेंट। बस इतना याद रखना है। पार्ट ए गवर्नर प्रोविंसेस, जो कि गवर्नर के अंडर में था और गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता था।
दूसरे को बोलते थे प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते थे? राजाओं महाराजाओं का राज प्रमुख। यहाँ राजा होते थे, यहाँ के जो राजा होते थे वो बोलते थे कि भाई देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे बस लगान, हमें इज्जत प्यारी है, आप हमसे लगान ले लीजिए, आप हमसे हैवी टैक्सेस ले लीजिए, लेकिन राजा हमें बने रहने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा मकसद क्या है? टैक्स कलेक्ट करना, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहा, वो तो हम कर रहे हैं, और तुम किस बात में खुश हो? मतलब राजा बन के खुश है, महाराजा है, राजा है। तो इनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हैं इनको? वहां तक पढ़ो। प्रिंसली स्टेट गवर्न्ड बाय राज प्रमुख। राज प्रमुख, प्रिंसली स्टेट थे, राज प्रमुख होते थे, वहां इन्हीं को राजा बोलते थे, राजा महाराजा। प्रिंसली स्टेट राज प्रमुख। पार्ट बी, तीसरे पार्ट में आइए। क्या बोलते थे तीसरे पार्ट को? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और कुछ प्रिंसली स्टेट भी यहाँ थे, यहाँ जो गवर्न करता था उसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर। क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर। और पार्ट डी होता था अंडमान निकोबार, या कोई भी ऐसे ही जो यूटी होते थे, वहां जो हेड होता था उसको एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। आपने सुना होगा बहुत बार ये नाम केजरीवाल के मुंह से। केजरीवाल तो जब भी भाषण देता था एलजी का नाम बहुत लेता था कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। तो जो यूटी होते हैं, यूटी जो होते हैं, जबकि आप जीएसटी में आपने पढ़ा है कि 3 स्टेट है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, जीएसटी के पर्पज से हम उनको यूटी ना मान के स्टेट ही मानते हैं। पढ़े कि नहीं? कौन से 3 स्टेट है? कौन से 3 यूटी हैं? एक है दिल्ली, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पौंडीचेरी। 3 ऐसे यूटी हैं जिनको हम स्टेट ही मानते हैं जीएसटी में। ऐसे 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, लेकिन जीएसटी के पर्पज से 31 स्टेट और 5 यूटी माने जाते हैं। रीजन होता है कि इनका इन तीनों स्टेट में अपना स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ चुनाव होता है और यहाँ का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन एलजी चूंकि प्रेसिडेंट जो है यूटी है, तो भाई वहां एलजी एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट करना जरूरी होता है। अब वो ये देखता है कि चीफ मिनिस्टर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, अब आपको वहां तक जो पोर्शन दिख रहा है स्टेट के ऊपर, वो याद होना चाहिए डेफिनेशन के लिए। याद कीजिए, पार्ट ए को क्या बोलते हैं, कौन रूल करता है, पार्ट बी को क्या बोलते हैं, पार्ट सी को क्या बोलते हैं, पार्ट डी को, और कौन कहां पे रूल करता है, ये याद कीजिए। पार्ट ए, पार्ट ए को क्या बोलते हैं? गवर्नर्स प्रोविंसेस। वहां रूल कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? पार्ट बी को क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। वहां पे कौन गवर्न करता है? राज प्रमुख। तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और कुछ प्रिंसली स्टेट भी हैं, पर इसको गवर्न कौन करता है? चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नर। और डी पार्ट क्या है? अंडमान निकोबार। और वहां पे हेड कौन होता है? एलजी। एलजी एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों सेम वर्ड है। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब आपको इतने टर्म याद होने होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर अंडमान निकोबार, पार्ट सी स्टेट के लिए चीफ कमिश्नर, पार्ट बी स्टेट के लिए प्रिंसली स्टेट के लिए राज प्रमुख, और पार्ट ए गवर्नर प्रोविंसेस के लिए गवर्नर। इतना याद हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ पाए। भारत के कितने टुकड़े? पार्ट ए को क्या बोलते हैं? वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है उसको गवर्नर। पार्ट बी को प्रिंसली स्टेट, वहां जो गवर्न करता है उसको राज प्रमुख। पार्ट सी को चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, वहां जो रूल करता है उसको चीफ कमिश्नर। और अंडमान एंड निकोबार को जो गवर्न करता है एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर। यहां तक बात ठीक है? अब आइए डेफिनेशन में। मतलब डेफिनेशन को समझने के लिए ये जरूरी था। ये देखिए, ये डेफिनेशन
सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव मीन्स अ पर्सन, सीजी का मतलब होता है पर्सन अंडर हुज अथॉरिटी लॉ इज इनएक्टेड। बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अ पर्सन अंडर हुज अथॉरिटी द लॉ इज इनएक्टेड। सीजी का मतलब है जिसकी अथॉरिटी में लॉ बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? सीजी। जिसकी अथॉरिटी में क्या बन रहा है? लॉ बन रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सीजी। सीजी का मतलब इन्होंने ऐसे बोला कि अगर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बोले, कब? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये मतलब, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये मतलब। बिफोर कमेंसमेंट को एक बार रीड कीजिए, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जीजीसी, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है जीजीसी एंड इंक्लूड, जीजीसी एंड इंक्लूड इन रिलेशन टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस थे उनके लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। एक तो गवर्नमेंट का मतलब सीजी का मतलब जीजीसी हो गया, और इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस की तो वहां पे गवर्नमेंट का मतलब प्रिंसिपल गवर्नमेंट होता है, और अगर हम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की बात करें तो वहां गवर्नमेंट का मतलब चीफ कमिश्नर होता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद कीजिए, देखिए कितना जल्दी याद हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जीजीसी प्लस प्रिंसिपल गवर्नमेंट प्लस चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर को क्या लिखा इसने? सीसी लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा? यानी सीजी मतलब जीजीसी प्लस पीजी प्लस सीसी। समझ रहे हैं आप क्या बोला? यानी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है जीजीसी प्लस गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट प्लस चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए चीफ कमिश्नर। तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन आप याद रखने के लिए ऐसे बाद में याद रख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है जीजीसी प्लस प्रिंसिपल गवर्नमेंट प्लस चीफ कमिश्नर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो, और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो ये देखो, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो देखो, सबसे पहले तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट को आपने पावर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाए, तो वहां तो गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही है जो वहां के लिए रूल बना रहा है। और अगर पार्ट सी स्टेट की बात करें तो बताइए, पार्ट सी स्टेट के लिए चीफ कमिश्नर, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर डेफिनेशन को ऐसे ही याद करें तो सीजी का मतलब आफ्टर कमेंसमेंट प्रेसिडेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस चीफ कमिश्नर प्लस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूटी। मतलब आपको याद क्या रखना है? याद तो आपको ये वाला डेफिनेशन रखना होगा कि गवर्नमेंट का ये मतलब होता है सीजी का, और वो तो आपको याद करने के लिए कि अच्छा बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन तीन ही, जीजीसी पीजीसीसी, जीजीसी जो गवर्नर जनरल काउंसिल, और जो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस थे उनके लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उनके लिए चीफ कमिश्नर। और अगर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो एक तो हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जिनको हमने बोला तुम ही रूल बना, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट सी स्टेट के लिए चीफ कमिश्नर और यूटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर। यही होगा ना? इसको एक दो बार समझिए और तो रटिए तो याद रह पाएगा, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन तो सीजी एसजी बोल के हम निकल जाएं तो बात अलग है, पर ऐसे बोल के निकलने से नहीं होगा ना। आपके बुक में 2-3 पेज में दिया हुआ है सीजी का डेफिनेशन, दिया है ना 3 पेज में, 1 पेज में तो पार्ट ही समझाया है। अगर आपके पास मॉड्यूल है घर में तो एक बार जरूर देखिएगा इन डेफिनेशंस को, जाके याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम 12 दिन 10 से 12 दिन अच्छे से अदर लॉ को दे दिए तो आउट ऑफ 30 स्कोरिंग अच्छी होती है, आउट ऑफ 20 की स्कोरिंग अदर लॉ से हो सकती है। इतना स्कोरिंग है, बच्चा इसको टफ मान के नहीं पढ़ता है या छोड़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
चलो सुनाओ, बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट। बिफोर कमेंसमेंट, बिफोर कमेंसमेंट, GGC, बिफोर कमेंसमेंट and include in case of government of provinces, in case of government of provinces, प्रिंसिपल गवर्नमेंट और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए चीफ कमिश्नर हो तो गया। तो यानी बिफोर कमेंसमेंट CG मतलब GGC प्लस PG प्लस CC, और अगर आफ्टर कमेंसमेंट बोले तो प्रेसिडेंट। और जो तुमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया रूल बनाने के लिए, तो उसके लिए जो भी रूल बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा पार्ट C स्टेट की बात करें तो चीफ कमिश्नर, और अगर यूटी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर। यही मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल लॉ। समझ गए? 2C था कि एक और C है कमेंसमेंट, एक और C है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का तुमको मैंने अभी मतलब बताया था। पहला सेक्शन 1 में लिखा है वो, दूसरा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई जिस दिन हुआ, तीसरा न तो सेक्शन 1 में था न नोटिफाई हुआ, तो इनएक्टमेंट डेट विल बी द कमेंसमेंट। देखिए तो यही लिखा है क्या, शुरुआत के ही डेफिनेशन में कुछ 9-10 जो तुमको तकलीफ देते हैं, बाकी तो सब एक एक लाइन वाला। देखिए पढ़िए कमेंसमेंट का मतलब। कमेंसमेंट का मतलब होता है कम्स इनटू फोर्स। कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है? कम्स इनटू फोर्स। वो किस दिन फोर्स में लॉ आया इसी को बोलते हैं कमेंसमेंट। तो यूजुअली स्टैट्यूट के सेक्शन 1 में लिखा होता है। दूसरा तरीका है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगा। तीसरा तरीका है ना तो स्टैट्यूट में लिखा है ना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ है, तो जो इनएक्टमेंट जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला, डेट ऑफ इनएक्टमेंट इज इक्वल टू डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब 3 कमेंसमेंट डेट हो सकता है, या तो लिख दिया गया स्टैट्यूट के सेक्शन 1 में वो होगा, नहीं लिखा तो जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ होगा। तीसरा इनएक्टमेंट डेट विल बी द कमेंसमेंट। डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन याद है आपको? याद करवाया था मैंने, फिर से याद करवाते हैं। एनीथिंग जो वेड हो, WED वेड मतलब रिटेन एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब। एनी मैटर जो रिटेन वेड, एनी मैटर जो वेड है, वेड मतलब रिटेन है, एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस। अपॉन सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, हम कागज पे कुछ लिखे वो भी डॉक्यूमेंट, कपड़े पे लिख दें वो डॉक्यूमेंट, लकड़ी पे लिख दें, मेटल पे लिख दें। तुम उधर देखते हो लोग अपने उधर अंगूठी में या कुछ इधर उधर नाम किसी किसी का लिखवा के चलते हैं, देखा होगा तुमने ऐसा कुछ। मान लो तुम्हारा नाम ए नहीं है पर तुम ए लिख के चल रहे हो तो किसी का तो होगा नाम, ठीक है। वैसे तुम कुछ लिख के चल रहे हो तो किसी का तो तुम गले में टांग के चल रहे हो ना, किसके नाम का मतलब हाँ चल रहे हो तुम। तो बोलो एनीथिंग, एनी मैटर, क्या एनी मैटर जो वेड है, वेड मतलब रिटेन है, एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है ऑन एनी सब्सटेंस, ऑन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ FLM। FLM क्या होता है? फिगर, लेटर, मार्क्स। बाय मींस ऑफ लेटर और फिगर्स और मोर देन वन टाइप ऑफ दिस मीन्स और मार्क्स और बाय एनी या इसके अलावा कुछ। तो FLM फिगर, लेटर, मार्क्स के रूप में कुछ लिखा हो, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी और इन सब का मतलब था इसको रिकॉर्डिंग पर्पस से रखना, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। कोई भी चीज जो वेड हो, क्या हो? वेड मतलब on any substance, on any substance by means of FLM, by means of FLM, figures, letter, marks or anything, ठीक है, for the purpose of recording it for future reference, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। कोई भी चीज जो तुम लिख के रख लिए, सिंबल बना के रख लिए, किसी भी चीज पे रख लिए और जिसका पर्पस है कि तुम उसको फ्यूचर के लिए रखना चाहते हो रिकॉर्ड में, उसी को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट
बोल रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड इंडियन करेंसी नोट। 500 का नोट तुम बोल रहे हो डॉक्यूमेंट है, बोला डॉक्यूमेंट नहीं है ये। हाँ ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें लिखा हुआ है ना मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, प्रॉमिसरी नोट। लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट बनाने का छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है ना, आरबीआई को था सिर्फ। तो आपको याद करना पड़ेगा। बताइए डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें याद करना, वेड एफएलएम, वेड एफएलएम, एनी मैटर जो वेड हो, वेड मतलब रिटन हो, एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो, एनी सब्सटेंस ऑन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ एफएलएम, फिगर्स, लेटर्स, मार्क। पर्पस क्या है? रिकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इनएक्टमेंट का डेफिनेशन आसान है। बड़ा इनएक्टमेंट का मतलब होता है कोई भी रेगुलेशन या वो रेगुलेशन जो बीएमबी कोड, बॉम्बे, मद्रास और कौन था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के द्वारा या जो कभी भी एक्ट या रेगुलेशन बने उनको इनएक्टमेंट बोलता है। इनएक्टमेंट का मतलब रेगुलेशन या रेगुलेशन बीएमबी कोड वाला या कोई भी प्रोविजन जो एक्ट रेगुलेशन में लिखा गया उसको बोलते हैं इनएक्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए पूछ देता है। फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए पूछ देता है। फाइनेंशियल ईयर मींस ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। कैलेंडर ईयर का मतलब जो 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म हो। लेकिन अगर आपके यहाँ केवल ईयर लिखा है तो हमेशा कैलेंडर ईयर समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर का इतना ही डेफिनेशन है। फाइनेंशियल ईयर शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। जो साल 1 अप्रैल को शुरू होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब जो साल 1 जनवरी को शुरू होता है हर साल और 31 को खत्म, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। लेकिन आपको न तो ये नहीं वर्ड यूज किया कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, वर्ड यूज किया ईयर। तो आपको क्या समझना है ईयर का मतलब? कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन छोटा सा है, याद करना होगा। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। गुड फेथ इंपॉर्टेंट है। गुड फेथ में एक केस का भी नाम याद किया था तुमने, मोंग अंकु वर्सेस मोंग सिमोंग, याद है कुछ? मोंग अंकु वर्सेस मोंग सिमोंग का केस था। केस में आने से पहले आप एक बार ये पढ़िए, फिर हम समझाएं कि ये क्या कहानी है। एक बार आप ये कहानी पढ़िए तो हम समझाएं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट। गुड फेथ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, गुड फेथ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, गुड फेथ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। गुड फेथ, यहां देखिए क्या बोला। गुड फेथ का मतलब होता है कि जो काम भी आप ऑनेस्टली करें वो गुड फेथ है। जो भी काम आप ऑनेस्टी में करते हैं, आप ईमानदार हैं तो आप गुड फेथ में हैं।
चाहे वो काम आपने नेग्लिजेंटली किया हो या जैसे भी किया हो। अगर हम दो एक्ट की बात करें, एक है जीसीए और दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों एक्ट बोलता है कि गुड फेथ का मतलब होता है केवल ऑनेस्ट होना आपका जरूरी है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि हम गुड फेथ का मतलब मानते हैं ऑनेस्टी प्लस डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब ड्यू केयर। आप कोई भी चीज नेग्लिजेंटली करते हैं, इसको हम गुड फेथ नहीं मानेंगे। आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप पढ़ के नहीं गए, एग्जाम में फेल हो गए, ईमानदार तो थे आप, ईमानदार तो हैं, लेकिन पास किसको किया जाएगा? जो पढ़ के जाएगा। जो एग्जामिनेशन, आपको बहुत ज्ञान है लेकिन आप एग्जामिनेशन में कॉपी खाली रख के आ गए, मार्क्स ऐसे देंगे हम। मतलब डिलीजेंस होना भी जरूरी है। आप सामान खरीदने आए हैं तो आप ईमानदार हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से सामान को देख के, बूझ के, समझ के, परख के तो खरीदेंगे ना। आप ईमानदार हैं, बेचने वाला हो सकता है ईमानदार ना हो। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि हम लोग गुड फेथ का मतलब मानेंगे ऑनेस्टी प्लस डिलीजेंस होना चाहिए। लेकिन जीसी अपने डेफिनेशन में बोलता है कि वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। आपने नेग्लिजेंटली किया है कि नहीं किया, उससे में लेना देना नहीं। अगर आप ऑनेस्ट है मतलब गुड फेथ है, ये बोलता है जीसीए। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स हमेशा ये बात मानता है कि आपको ड्यू डिलीजेंस करना, अपना ड्यू केयर करना जरूरी होता है। डिलीजेंस इज द वर्ड ऑपोजिट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का ऑपोजिट होता है डिलीजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है नहीं ध्यान देना, इग्नोर करना चीजों को। नेग्लिजेंट का मतलब यही होता है ना कि आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इन्होंने बोल रहे हैं कि डिलीजेंस कीजिए, ध्यान दीजिए। जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए ना। कैवे टेम्पटर, कैवे टेम्पटर, आप सामान खरीदने हैं तो आपके पर्पस को वो सामान सुटेबल होगा कि नहीं, ये आप समझिए ना। एक गुड्स का तो मल्टीपर्पस यूज होता है, आपको क्यों चाहिए, वो आपके पर्पस को स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ये बेचने वाला थोड़ी डिसाइड करेगा। यही बात बोल रहा है। तो ऐसा एक केस हुआ, गुड फेथ में केस हुआ है। केस है मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग का। क्या हुआ था केस में? फैक्ट मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग का केस है। फैक्ट को एक बार पढ़िए। एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ऑनेस्ट परचेज made carelessly without making proper inquiries cannot be said to have been made in good faith। मतलब इसमें डिसीजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाले, सेल्स वाले को ही माना गया कि हम वही। अच्छा, आपको खुद बोला जाए कि आप कौन सा गुड फेथ मानिएगा, तो आप कौन सा मानिएगा? ऑनेस्टी के साथ साथ डिलीजेंस होना जरूरी है। आप बेवकूफ आदमी बड़े ईमानदार है तो आपको ठगेगा वो लोग। आपको थोड़ा सा दिखलाना पड़ेगा ना कि भाई आपको भी समझ है, और नहीं तो फिर बेचने वाले तो क्या बोल के बेच दें कुछ। तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ऑनेस्टी, आपने ऑनेस्ट परचेस किया है, लेकिन अगर केयरलेसली किया है बिना प्रॉपर इंक्वायरी के, तो हम इसको गुड फेथ नहीं मानेंगे। हम गुड फेथ का मतलब मानेंगे ऑनेस्टी के साथ साथ डिलीजेंस होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन में माना गया मोंग सी मोंग के केस में कि हम क्या मानेंगे कि ऑनेस्टी प्लस डिलीजेंस मस्ट बी देयर टू मेक अ गुड फेथ। गवर्नमेंट का मतलब देखिए, आप शुरू हो गए, यही तक था। अभी एक डेफिनेशन और आने वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं तो बाकी सब अब धनिया मिर्ची शुरू, धनिया मिर्ची शुरू। चलो देखो 10th डेफिनेशन, गवर्नमेंट का मतलब क्या था? इसमें कुछ दिमाग था? मेरा गवर्नमेंट मतलब सेंटर एज वेल एज स्टेट। आगे पढ़ो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी मतलब तुमको समझ में आएगा अगर तुमको वो डायग्राम समझ आ गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब
सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट मतलब राजाओं महाराजाओं ने जो सिक्योरिटी इशू किया उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मानेंगे, और जो भी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मानेंगे। यही बोल रहा है, जो भी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया उसको क्या मानेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन जो सिक्योरिटी पार्ट बी स्टेट में इशू किया गया, प्रिंसली स्टेट और राजा, उसको नहीं मानेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार सेक्शन, ये स्टार डेफिनेशन है भाई, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनाता है आईसीआई। एलबीटीटी डेफिनेशन क्या है, एलबीटीटी ग्रीन कलर से जहां लिखा गया है वैसा ही प्रिंट आ गया है, जहां से मैडम ने ग्रीन कलर यूज किया है वहां देखिए डेफिनेशन ही गड़बड़ा दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड एलबीटीटी। क्या एलबीटीटी, एल का मतलब लैंड, बी का मतलब बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, तीसरा थिंग्स अटैच टू अर्थ, और चौथा थिंग्स परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग अटैच टू लैंड। मतलब तो समझ गए आप, लैंड। बी का मतलब बिल्डिंग नहीं है, बी का मतलब है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे पेड़ पौधे लगाए, ट्री लगाए, ग्रोइंग क्रॉप्स लगाए, स्टैंडिंग क्रॉप्स लगाए, वो सब क्या, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। हमने जमीन में पॉन्ड बनवाया, तालाब, तालाब में मछली है, मछली तो मूवेबल है, मछली मूवेबल है, लेकिन वो तालाब जो है वो तो इमूवेबल है ना भाई, तो वो है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट पिंडरे। मैडम ये सब नहीं पढ़े हम लोग, चलिए यहां पे कुछ बातों को थोड़ा सा ऐड करेंगे हम। आप एक काम कीजिए, कॉपी में लिखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहानी, कॉपी में लिखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहानी। सबसे पहले तो यहां से आप डेफिनेशन लिखिए, इसके अलावा मुझे बहुत चीज लिखवाना है। लिखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब, यहां से पहले लिखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एलबीटीटी, पहले लिखो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एलबीटीटी, पहले लिखो। लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब पॉन्ड हो गया, ट्रीज हो गए, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गए। तीसरा थिंग्स परमानेंटली अटैच टू अर्थ, बिल्डिंग, थिंग जो परमानेंटली अटैच हो गया अर्थ से, जैसे बिल्डिंग। चौथा थिंग्स परमानेंटली फैशन्ड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, मतलब अब बिल्डिंग के अंदर जो हम लोग परमानेंटली फैशन, बाथरूम फिटिंग बनवा रहे हैं, ये पोडियम परमानेंटली बनवा दिए, तो ये सब क्या है, थिंग्स परमानेंटली फैशन। पहला लिखा हुआ है लैंड, क्या लिखा हुआ है, लैंड। दूसरा लिखा हुआ है बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तीसरा थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तीसरा थिंग्स अटैच टू द अर्थ। चौथा थिंग्स परमानेंटली फैशन्ड, थिंग्स परमानेंटली फैशन्ड, फैशन्ड मतलब फिक्स्ड, टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। एलबीटीटी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन 3 क्लॉज 26, परमानेंटली फैशन्ड। कौन इतना मैसेज कर रहा है, फाउंडेशन का बच्चा लोग लगा हुआ है, क्या घटना घट गई, कुछ नहीं होता है, जिसको दिन भर मैसेज करने का टाइम, वो बेकार लोग है और कुछ नहीं है। फाउंडेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब पहला हो गया लैंड,
दूसरा हो गया बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, पॉन्ड, ट्रीज, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये सब बेनिफिट अराइजिंग टू आउट ऑफ लैंड है। तीसरा थिंग अटैच टू अर्थ, मतलब बिल्डिंग, थिंग जो अर्थ से अटैच हो, बिल्डिंग। चौथा जो बिल्डिंग में जो परमानेंटली फैसेंट थिंग बना रहे हैं, हम बाथरूम फिटिंग वगैरह जो बनाते हैं वो सब क्या परमानेंटली अटैच्ड होता है। पोडियम बनवा रहे हैं मान लो, तो वो क्या परमानेंटली अटैच है। हाँ, कुछ कुछ कहानी और लिखनी है। ट्रीज इमूवेबल है क्योंकि वो बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड है और अटैच टू अर्थ है। हाँ लिखिए ना, चलिए एग्जाम्पल शुरू कीजिए, इस पर एग्जाम्पल पे बेस्ट क्वेश्चन बनाएगा। लिखिए पहला एग्जाम्पल, ट्रीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे ही लिखिए, ट्रीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड अटैच टू अर्थ। लेकिन अगर टिम्बर हो जाए तो मूवेबल हो जाएगा। पेड़ लगा है तब तो इमूवेबल है, पेड़ को काट दिए तो मूवेबल, टिम्बर। लिखते चलो एग्जाम्पल पहला, ट्रीज हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड है, अटैच टू अर्थ है। हाउएवर टिम्बर क्या हो जाएगा, मूवेबल। राइट ऑफ वे टू एक्सेस, राइट देखो रोड को एक नाम दिया गया, राइट ऑफ वे टू एक्सेस, आपको कोई रास्ता जो जा रहा है, तो रास्ता जो जा रहा है वो क्या रोड है, तो वो भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरा राइट टू कैच और कैरी फिश, पॉन्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तालाब की बात कर रहे हो ना। राइट टू कैच और कैरी फिश, यहां पे कुछ बात लिखना है क्या, कि ये है बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड। आपसे क्वेश्चन दे दिया कि राइट टू कैच या कैरी फिश क्या है, तो आप बोलेंगे कि इट इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, हेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। और यहां इट इज अ प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे। एक केस हुआ था, यहां पे एक केस लॉ भी है, यहां एक केस लॉ भी हुआ है बेनिफिट, इसमें ये पूरा लिखिए, राइट टू कैरी फिश इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ पिंड्रे। एक केस हुआ था, केस का नाम है, हाँ उसी के नीचे ये सब बात लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट के नीचे ये बात लिख रहे हैं, आनंद बेहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये केस लॉ का नाम है। यहां पे आनंद बेहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये पॉन्ड वाले केस का केस लॉ है। राइट टू कैच फिश, सारे पॉइंट इमूवेबल है बिकॉज इट इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, प्रॉफिट ऑफ पिंड्रे भी बोलते हैं इसको, और केस हुआ आनंद बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा।
प्रॉफिट पिंड्रे, प्रेंड्रे, प्रॉफिट और पिंड्रे। मतलब अगर ये वर्ड यूज होगा तो आपको समझना होगा कि ये कैच इसके लिए, पॉइंट के लिए यूज हुआ है ये सब टर्म। राइट टू कैच और कैरी फिश इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है। प्रॉफिट पिंड्रे है। आनंद बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है। आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि ये मूवेबल है कि इमूवेबल है। ट्री क्यों? नो, अटैच टू अर्थ इसलिए नहीं। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है इसलिए। ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, अटैच टू अर्थ नहीं है। वो तो बिल्डिंग है कि उसके ऊपर ऐसा लगाया गया, रख दिए आप बनाए। दूसरा टिम्बर नहीं है इमूवेबल। इमूवेबल है कि नहीं है? इमूवेबल है कि नहीं है? तो नहीं है, तो काट दिए, नहीं है। राइट ऑफ एक्सेस रोड। चौथा राइट टू ड्रेन वाटर नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। राइट टू ड्रेन वाटर नहीं है। फिक्स्ड मशीनरी, फिक्स्ड मशीनरी इमूवेबल। स्टैंडिंग क्रॉप क्यों? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ राइट टू कैच फिश है। हो गया, इतने एग्जाम्पल दिए हैं आपके बुक में, ये याद रखना होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल उन्होंने बनाया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में दे दिया, मान लो कि ये है कि नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राइट टू ड्रेन वाटर नहीं है, राइट टू एक्सेस है, राइट टू कैच फिश है, स्टैंडिंग क्रॉप है, फिक्स्ड मशीनरी है, ट्री है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इमूवेबल। धान गेहूं क्या है? धान गेहूं इमूवेबल है, काट दोगे तो मूवेबल तो नहीं रहेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर आगे बढ़े। इम्प्रिजनमेंट का मतलब हो गया, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन खत्म। अब एक बचा हुआ है और बस, बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। चलिए एक बार जल्दी से नजर मारिए। इम्प्रिजनमेंट मतलब, इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल मतलब आपको जेल में डाल दिया गया, आपसे कोई मेहनत नहीं हो रहा, करवाया जा रहा है। रेगरस मतलब आप वहां पत्थर तोड़ रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, रेगरस। हाँ, मतलब वहां आपको तेल निकलवाया जा रहा है अंडमान निकोबार। पहले क्या था देखो, प्रीवियसली ट्रांसपोर्टेशन टू अंडमान एंड निकोबार वाज आल्सो इम्प्रिजनमेंट। तुमको याद हो वीर सावरकर, वीर सावरकर तो पहले लोगों को काला पानी की सजा देते थे। काला पानी की सजा के लिए कहां भेजा जाता था? अंडमान। जेल में भेज दिए, पूरा रूम जो है उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं, रूम पूरा बंद, काला रूम, और उसके बाहर पानी ही पानी, पानी ही पानी। नाम था काला पानी। पहले तो वो इस काला जगह से निकल नहीं पाएगा, और अगर निकल गया तो भाग नहीं पाएगा पानी में।
तैरेगा। कब तक? नियरेस्ट पोर्ट इज कोलकाता। नियरेस्ट पोर्ट जो सबसे नजदीक है अंडमान से, डेट इज कोलकाता। और कोलकाता भी 1100 किलोमीटर दूर है। उतना तैर जाएंगे? कोई ना कोई खा ही जाना है, मगरमच्छ नहीं तो कोई वेल, शार्क, कुछ आ गया तो गए। और नहीं तो तैरने भी कितने लोग हैं जो 1100 किलोमीटर तैर जाएंगे? मर ही जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि अंडमान निकोबार में भेज देना भी सजा। अब तो अंडमान निकोबार घूमने जा रहे हैं लोग पैसे लगा के। पहले तो बोला कि इसको भेजो अंडमान, बोल रहा है कि सजा काटने, बोल रहा है हाँ वीर सावरकर को क्या हुआ था, यही तो उधर भेज दिए काला पानी। और उन्हीं के रूम के सामने वहां पे ना ये होता है, वहां पे सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा नारियल। दिन भर नारियल से उन लोगों से तेल निकलवाते रहता था अंग्रेज। पुराने जमाने में कुछ कुछ मूवी में एलिफेंट वो जेल का आया है, जिसमें तुम देखोगे कि उसमें कैदी दिन भर तेल निकाल रहे हैं। शरीर पे बेचारे का कपड़ा के नाम पे कुछ भी ज्यादा नहीं है, ऊपर से तेल निकाल के उन्हीं का तेल निकल गया। अरे इतने खत्म थे, पता है क्या करते थे ये अंग्रेज? ये क्या करते थे कि वीर सावरकर का जो रूम था उधर ही फांसी लगाते थे। अब कोई किसी को फांसी लगाया जाएगा तो चिल्लाएगा, मतलब कैसे भी वीर सावरकर के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि मतलब कैसे भी। तो इम्प्रिजनमेंट का मतलब इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल या रिगरस। पहले ये माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इंडियन लॉ। रोबो रोबो लॉ का आपको पता है, लॉ का ये सब मतलब है। लॉ के मतलब होते हैं ये इतने। लॉ का मतलब एक्ट भी है, लॉ का मतलब रूल भी है, लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस भी है, लॉ का मतलब रेगुलेशन भी है, लॉ का मतलब बाइलॉज भी है, लॉ का मतलब ऑर्डर भी है। या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है तो वो भी आप लॉ मान सकते हैं। अगर सेंट्रल एक्ट की बात करें तो पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, रूल बनेगा सीजी, ऑर्डिनेंस बनेगा प्रेसिडेंट, रेगुलेशन बनेगा रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई। ये सेबी मान लो सेबी लिस्टेड कंपनियों के लिए रूल जो बनाते हैं उनको बोलते हैं रेगुलेशन, और सेबी अपने रेगुलेशन के लिए जो नियम बनाता है उसको बोलते हैं बाइलॉज। सेबी दूसरों के लिए जो नियम बनाता है उसको बोलते हैं रेगुलेशन। सेबी रेगुलेटर जब अपने लिए नियम बनाता है सेल्फ गवर्नेंस तो उनको बोलते हैं बाइलॉज। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आरओसी जो कुछ पास करेगा आपके लिए लॉ उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो ये सब लॉ है, एक्ट भी लॉ है। रो का मतलब आर हो गया रूल्स, ओ हो गया ऑर्डिनेंस, एक आर हो गया रेगुलेशन, एक ओ हो गया ऑर्डर। बो मतलब क्या? बाइलॉज और अदर। तो इतने मतलब है इंडियन लॉ के। देखो इंडियन लॉ बो, ए हो गया एक्ट, आर हो गया रेगुलेशन, ओ हो गया ऑर्डिनेंस, आर हो गया रूल, ओ हो गया ऑर्डर, बी हो गया बाइज लॉ, ओ हो गया अदर इंस्ट्रूमेंट। एंड इट शैल इंक्लूड, पढ़ लीजिए, जो भी समय समय पे बनते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन जिनको पास करता जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उनके अंग्रेजों के यूके के पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुए हैं उनको हम इंडियन लॉ नहीं बोलेंगे। अंग्रेजों के पार्लियामेंट में, उनके यूनाइटेड किंगडम में जो लॉ पास हुए हैं उनको हम इंडियन लॉ नहीं मानेंगे। अब पढ़ो, फालतू का डेफिनेशन शुरू हो गया, पढ़ो। मंथ मतलब ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो
ओथ मतलब देखो तो ओथ का डेफिनेशन दिख रहा है एफिडेविट जैसा। ऑफेंसेस मतलब कोई भी एक्ट या ओमिशन जो किसी भी लॉ में पनिशेबल है उसको बोलते हैं ऑफेंस। ऑफिशियल गैजेट मतलब गैजेट ऑफ इंडिया या गैजेट ऑफ स्टेट। पर्सन मतलब कैब। कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को पर्सन मानते हैं। पर्सन मतलब कैब। क्या? कैब। कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड मतलब वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में। रूल मतलब जो सीजी बनाता है। शेड्यूल मतलब शेड्यूल टू द एक्ट। सब में एक ही चीज तुम देख रहे हो, एक ही चीज है, कोई एक याद कर लो, बाकी में सब है। Schedule shall mean schedule to act or regulation in which word occur. Section shall mean section to the act or regulation in which the word occur. Subsection shall mean subsection of the act or regulation. सब तो एक ही है। हाँ, केवल नाम चेंज कर दिया। स्वेर, स्वेर पढ़िए। मतलब थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में हो सकता है। स्वर का मतलब है ग्रामेटिकल वेरिएशन हो सकता है, स्वर को स्वर्ण बोल सकते हैं। कॉग्निट एक्सप्रेशन shall include affirming, declaring by a person allowed to affirm, declare instead of swearing. सेम डेफिनेशन, केवल दो वर्ड यहां पे ऐड हुआ था, ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन। मतलब सिमिलर, इसी के जैसा कोई वर्ड है वो भी स्वेर है। ग्रामेटिकल वेरिएशन हो सकता है, हम स्वेर को स्वर्ण और दूसरे टेंस में भी बोल सकते हैं। राइटिंग मतलब बच्चा कभी नहीं सोचा होगा, राइटिंग मतलब प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी या अदर मोड, इसको जो विजिबल फॉर्म में हो, जो जिसको देख पाए, मतलब आप प्रिंटिंग करवाइए, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी या कोई और मोड जिसमें जिसको जो विजिबल है उसको बोलते हैं राइटिंग। ईयर, ब्रिटिश कैलेंडर में जो ईयर दिया गया है, ब्रिटिश कैलेंडर में कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो जनवरी से दिसंबर तक चलता है। तो ये था डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट में कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। 28 डेफिनेशन है टोटल। आप जिनके पास ये नहीं है प्रिंट आउट निकलवाइए, आपको उधर ग्रुप में भेजा मैंने, प्रिंट आउट निकलवाइए, चलते बोलते हंसते पढ़िए दिन भर जिस एक डेफिनेशन और उसको याद करके लिखिए। और कोई तरीका नहीं है डेफिनेशन याद होगा। कीवर्ड्स याद होने चाहिए, डेफिनेशन समझा हुआ है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद होगा। अगले क्लास में स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है ये बातें पढ़ेंगे।